हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ाया था, तो हमने आप लोगों को भारत की राज्य व्यवस्था में या भारतीय संविधान में हमने आप लोगों को आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 दे दिया था, राष्ट्रपति का क्षमादान। आगे बढ़ूंगा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो कहाँ की मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं? संघ की। तो हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है संघ की मंत्रिपरिषद। संघ की मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं। संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख आपको कहां पर मिलेगा? तो संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का वर्णन जो मिलेगा आर्टिकल 73, 74 एवं 75 में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 73, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। जो आर्टिकल में बात कही गई है उसको स्पष्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम व्यवहारिक जीवन में और जो उसमें फैक्ट दिया गया है, व्यवहारिक जीवन में और जो उसमें फैक्ट दिया गया है उसको देखने का काम करेंगे। फैक्ट का मतलब तथ्य, फैक्ट का मतलब तथ्य, फैक्ट नहीं, फैक्ट, तथ्य। चलिए देखते हैं। तो आपको तैयार रहिए आर्टिकल 73, 74 और 75 पढ़ने के लिए। तो संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री देख लेते हैं। क्या यह आवश्यक है संविधान में रहना या केवल व्यवहारिक जीवन में रहे तब सही है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका संघ में भी रहना जरूरी है और व्यवहारिक जीवन में भी रहना जरूरी है। तो आगे देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, आर्टिकल 73 से लेकर 74 एवं 75 के बीच में मिलेगा। तो आर्टिकल कहां से मिलेगा इसका वर्णन? तो इसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73, 74, 75। तीन आर्टिकल में अब देखेंगे। इस आर्टिकल का क्लॉज है, फिर इसके बाद सब क्लॉज है। क्लॉज है, सब क्लॉज है, उसमें भी वर्णन मिलेगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आर्टिकल के साथ साथ क्लॉज एवं सब क्लॉज दोनों की चर्चा करूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और वह टॉपिक जो रहेगा आर्टिकल 73 से शुरू करूंगा। संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का टॉपिक जो है यह शुरू करने जा रहा हूं मेरे दोस्त। कहां से शुरू करूंगा तो उसको देखिए। इसको शुरू करने के लिए आपको देखना होगा क्या? आर्टिकल 73। क्या देखना होगा? अनुच्छेद 73 देखना होगा। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 73 में मिलेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में मिलेगा क्या? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसका विस्तार मेरे दोस्त? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसका विस्तार? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसकी कार्यपालिका शक्ति रहेगी? तो संघ की रहेगी। किसकी रहेगी? संघ की। संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या मेरे दोस्त?
विस्तार मिलेगा। किसमें? आर्टिकल नंबर 73 में। इसमें कह दिया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। इस कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 53 कि कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति का प्रधान होगा राष्ट्रपति। आगे देखिए, कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देखिए, इस वाली बात को कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का क्या करेगा? विस्तार आर्टिकल 73 के तहत, लेकिन संवैधानिक रूप से। किसके रूप से? संवैधानिक रूप से, संसदीय रूप से नहीं। संसदीय रूप से कौन करेगा? तो संसदीय रूप से आपका एक जो है कि मुखिया बैठा हुआ है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। आगे चलिए देखिए, आर्टिकल किस वाले में? तो आर्टिकल 73 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मतलब कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक कर सकते हैं? संघ की कार्यपालिका जो है, इस कार्यपालिका का विस्तार कहां तक कर सकते हैं? कहां तक कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 74 में वही बात बता दिया गया जो आप कहना चाहते हैं। तो अनुच्छेद 74 में क्या बात मिली? देखिए, अनुच्छेद जो 74 है उसमें कह दिया गया क्या? इसको देखते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 74 में कह दिया गया राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। पीएम होगा या प्रधानमंत्री होगा। यह बात हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह जो आर्टिकल वाली बात है इसको जान लीजिए, फिर इसके बाद हम केवल फैक्ट बताएंगे। फैक्ट का मतलब ही कि जो जो बात है घटित हो रही है, जो क्रियाएं हो रही हैं, बस वही बताऊंगा। मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद में क्या होता है? मंत्रिपरिषद किससे बना? मंत्रिपरिषद का दायित्व, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल, योगदान, उनकी जो है कि सदस्य संख्या कितनी होगी, कहां से आएंगे, किस सदन से ज्यादा आएंगे, किस सदन में उनकी ज्यादा भागीदारी होगी, इसको बताएंगे। तो आगे देखिए, अनुच्छेद 73 में कहा गया मेरे दोस्त कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में कह दिया गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो अब इससे स्पष्ट होता है क्या कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी चर्चा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी चर्चा है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 74 में ही कहीं ना कहीं किसकी चर्चा है? प्रधानमंत्री की भी चर्चा है। लेकिन अनुच्छेद 75 क्या है? तो अनुच्छेद 75 को देखते हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 को देखते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री
अन्य मंत्री की योग्यता, अन्य मंत्री की योग्यता, कामा कार्यकाल, अन्य मंत्री की योग्यता, कामा कार्यकाल, वेतन, वेतन, कामा शपथ, शपथ की चर्चा है, शपथ की चर्चा है। समझिए, हमने कहा कि आज का टॉपिक होगा संघ की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलेगा? तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 73 से 74 एवं 75 में मिलेगा। 73 से 75 के बीच मिलेगा। 73 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी पूरे भारत में एक कार्यपालिका काम करती है, पूरे भारत में एक क्या करती है? कार्यपालिका काम करती है। और हमारे एक जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इस राज्य के लिए भी कार्यपालिका काम करती है। ठीक है, तो संघ का मतलब क्या? पूरा भारत। संघ का मतलब पूरा भारत। तो पूरे भारत की जो कार्यपालिका की शक्ति है या कार्यपालिका है, उसका विस्तार कहां तक किया जाएगा, इसका वर्णन कहीं पर मिलेगा। तो इसका वर्णन कहां मिलेगा? अनुच्छेद 73। कहां मिलेगा? अनुच्छेद 73। किसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? इसमें तो बता दिया गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कर लीजिएगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि कहां तक करिएगा। उस वाली बात को अनुच्छेद 74 में रखा गया। किसमें? 74 में बताया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COUNCIL, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसे कहते हैं मंत्री परिषद। यह काहे होगी भैया, काहे बनेगी? तो यह सहायता के लिए बनेगी। अब किसकी सहायता के लिए? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगी। वो कोनो जुआ खेलने खातिर, गोली खेलने खातिर, बैठ के ना खेलने खातिर ना होगी। काहे होगी? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगी। किसके लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। अगला वाला, यह होगी, लेकिन इसको चलाने का काम कौन करेगा? इसको पूरा कन्वर्ट करके अपने हिसाब से चलाएगा कौन? जैसे एक राजा होता है, पूरे राज्य का मालिक होता है, उसी प्रकार से इस मंत्री परिषद का मालिक कौन होगा? तो इस मंत्री परिषद का मालिक होगा प्रधानमंत्री। इसका मालिक कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो मुखिया होगा। क्या होगा? मुखिया। आगे चलिए देखें, फिर कहा गया क्या कि ये सब बनेंगे कैसे? इनका कुछ योग्यता होगी। अच्छा, बन गए। इनको कुछ वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। इनको शपथ दिलाई जाएगी, हाँ दिलाई जाएगी। इनका कोई कार्यकाल होगा, क साल के लिए रहेंगे? एक बार बन गए तो क्या हमेशा के लिए रहेंगे? ना। तो उस वाली बात का वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 75 में। अनुच्छेद नंबर 75 में। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री की क्या योग्यता, क्या योग्यता होगी तुम्हारी? क्या योग्यता होगी? कितना तुम रखोगे योग्यता, तो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री बन जाओगे। फिर उनका क्या? कार्यकाल। फिर उनका क्या? वेतन। योग्यता रहेगी, उनको बना लिया जाएगा मंत्री, कार्यकाल दिया जाएगा। फ्री में काम तो करेंगे नहीं, वेतन दिया जाएगा। वेतन देने से पहले उनको क्रिया खिलाई जाएगी, का? शपथ दिलाई जाएगी। का दिलाई जाएगी? शपथ। का दिलाई जाएगी? शपथ। इस सभी बात का वर्णन करने के लिए अनुच्छेद 73, 74 एवं 75 आपके लिए का है? पर्याप्त है। चलिए, तो यह सब व्यवस्था जो आई सब है 73, 74, 75 वाली व्यवस्था, इस व्यवस्था को लाने का काम किसने किया था? तो उसको देखने का काम करेंगे। लेकिन इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ने का काम करूंगा। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा।
अब मेरे दोस्त, हमने आप लोगों से कहा है, अभी कहा है कि मैं इसको व्यवहारिक रूप में या अब फैक्ट बताऊंगा। अब क्या करूंगा, केवल फैक्ट बताऊंगा। अब चलिए अनुच्छेद वाइज देख लिए। अब इसके बाद मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद कहीं पर भी आपको अनुच्छेद नहीं मिलेगा, कभी मिल जाएगा तो वैसी बात नहीं है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अब शांति से बनाकर देखिएगा। 73 से 75 तक हमने आपको समझा दिया संवैधानिक रूप से, लेकिन अब हम आपको जो बताएंगे वह संवैधानिक रूप से नहीं बताएंगे। चलिए तो आपको देखते हैं कि यह व्यवस्था आई कहां से, मंत्रिपरिषद की और प्रधानमंत्री की व्यवस्था आई कहां से। प्रधानमंत्री की व्यवस्था को छोड़िए, प्रधानमंत्री को अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है का मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद वाली व्यवस्था आई कहां से, तो इसको देख लेते हैं। यह व्यवस्था 1861 में आई। कब आई, समय क्या था लाने का, तो इस व्यवस्था को लाने का समय था 1861। 1861 किसने लाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने लाया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। देखिए इस व्यवस्था को लाने का काम किसी ने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आगे चलिए देखिए, इस व्यवस्था को किस नाम से जाना गया, तो पोर्टफोलियो व्यवस्था के नाम से जाना गया। किसके नाम से, पोर्टफोलियो। इस व्यवस्था को पोर्टफोलियो के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को किसने लाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने लाया। किसने लाया, लॉर्ड कैनिंग ने लाया। कब लाया, 1861 में लाया। लॉर्ड कैनिंग ने एक व्यवस्था लाई, उस व्यवस्था का नाम रखा गया पोर्टफोलियो व्यवस्था। उसका नाम क्या रखा गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को हिंदी में देखेंगे तो इसका बनेगा विभागीय स्थिति। विभागीय स्थिति या विभागीय व्यवस्था। विभागीय व्यवस्था, इसका मतलब यह कि क्या एक ही मंत्री या एक ही मंत्री का प्रकार या एक ही प्रधानमंत्री पूरा भारत चला लेगा, नहीं चला पाएगा। इसी कारण प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री, उस मंत्री के नीचे मंत्री, उस मंत्री के नीचे भी मंत्री। इस वाली व्यवस्था को लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के बाद पहली बार लाया। उसका नाम रखा पोर्टफोलियो व्यवस्था। उसका नाम क्या रखा, पोर्टफोलियो व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे मंत्री परिषद। क्या देखेंगे, मंत्री परिषद देखेंगे। फिर इसके बाद मंत्री परिषद का गठन देखेंगे। चलिए देखिए, देख लेते हैं क्या मंत्री परिषद। आगे देखते हैं मंत्री परिषद। क्या देखेंगे, मंत्री परिषद। चलिए देख लेते हैं मंत्री परिषद क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में जो चुनाव किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से चुनाव किया जाता है लोकसभा का होता है। किसका होता है, लोकसभा। तो लोकसभा से चुने गए व्यक्ति, लोकसभा से चुने गए व्यक्ति, लोकसभा से चुने गए व्यक्ति तथा कुछ राज्यसभा से चुने गए जो सांसद होते हैं, क्या होते हैं, सांसद। लोकसभा से चुने गए कुछ व्यक्ति तथा राज्यसभा से चुने गए व्यक्ति जो क्या होते हैं, सांसद होते हैं। क्या होते हैं, सांसद होते हैं। इन्हीं सांसदों को क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। इन्हीं मंत्री की जो सदस्य संख्या होती है बहुत जब हो जाती है, यानी
मंत्री परिषद बना लिया जाता है। जब मंत्री की बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, बहुत संख्या हो जाती है, आवश्यकता जितना चाहिए उतना हो जाती है, तो उसे सामूहिक रूप से, किस रूप से, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब मंत्री परिषद समझ में आ गया। अब देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। क्या देखेंगे? चलिए देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे क्या? मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन कहां से किया जाता है? तो मंत्री परिषद का गठन जो किया जाता है, मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों जगह से किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थान से किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो लोकसभा से भी किया जाता है और राज्यसभा से भी किया जाता है। किसका गठन? मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन लोकसभा से भी किया जाता है और राज्यसभा से भी किया जाता है। आगे देखिए, जो मंत्री परिषद होती है उसमें लगभग कितने मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री की संख्या, मंत्री परिषद जो होती है लगभग 82 होते हैं। तो उसको भी बताएंगे, वह संशोधन करके बनाया गया। अगला देखते हैं, मंत्री परिषद का गठन, यानी मंत्री परिषद को तैयार कैसे किया जाएगा? मंत्री परिषद को तैयार कैसे किया जाएगा? तो देखिए, मंत्री परिषद को गठन जब देखेंगे तो उसमें देखने से पहले आपको ये देखना होगा कि मंत्री परिषद में जो बनेगा गठन कहां कहां से बनेगा, कौन कौन से मंत्री आएंगे। क्या कोई खेत कोड़ने वाला व्यक्ति उठाकर चला आएगा? आ सकता है, लेकिन पहले इसको समझिए। मंत्री परिषद के गठन में लोकसभा एवं राज्यसभा की अहम भूमिका होती है, परंतु लोकसभा से सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और राज्यसभा से मंत्रियों के सदस्यों की संख्या कम होती है, क्योंकि लोकसभा को मंत्रियों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को किसका सदन? मंत्रियों का सदन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मंत्री परिषद का गठन लोकसभा एवं राज्यसभा से किया जाता है। कौन करवाता है? कौन करवाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का गठन करने के लिए जो मुख्य बात का ध्यान देना होगा उसको देना होगा कि मंत्री परिषद का गठन करते समय हमको ये बात ध्यान देना होगा कि 91वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। 2003 इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या होगी वह लोकसभा की 15% होगी। लोकसभा के सदस्य संख्या की 15% ही होगी। लोकसभा के सदस्य संख्या की कितनी होगी? 15% होगी। कौन? तो मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या। मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा के पूरे सदस्य संख्या की 15% होगी। तो देखिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545, अब 545 का 15% हो गया। काट कूट कर देखेंगे मेरे दोस्त तो लगभग 81.5 के आसपास आएगा, 81.5। तो अदमिया आधा मंत्री थोड़ा बनेगा, मान लीजिए, तब इसकी संख्या कर दी जाती है 82। पूरी संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 82 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो मंत्रियों की संख्या होती है कितना? तो मंत्रियों की संख्या जो होती है वह 82 होती है। कितनी होती है? 82। आगे देखिए, चलिए इसको देख लिए। अब आगे देख लेते हैं। यह तो मंत्री परिषद का गठन था। मंत्री परिषद का गठन देख लिए कि मंत्री परिषद का गठन कैसे किया जाता है। तो मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
वह प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है। किसका होता है? बहुमत दल का नेता होता है। आगे चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, क्या देखेंगे तो प्रधानमंत्री की सलाह से कौन किया है? राष्ट्रपति किया है। प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति कौन किया है? प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति राष्ट्रपति किया है। नियुक्ति जब राष्ट्रपति किया है तो क्या राष्ट्रपति हटा भी सकता है? हाँ, हटा भी सकता है। मंत्री है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। तो आगे चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक, आपको गठन देख लिए। अब सुनिए, क्या कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तब भी मंत्री बनाया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा कि हाँ, बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर, किसी ना किसी स्थान से उसे सदस्य बनना पड़ेगा। लोकसभा का सदस्य बनना पड़े या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़े, उसे सदस्य का होगा बनना पड़ेगा। आगे चलिए देखिए, अब पढ़ेंगे मंत्री परिषद की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति पढ़ेंगे। मंत्री परिषद का गठन बना लिए या मंत्री परिषद का गठन पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मंत्रियों की नियुक्ति। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति पढ़ेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है तो यदि जिसको भी चाहे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से या मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। कहां से हटा सकता है? अपने मंत्रिपरिषद से हटा सकता है, और उसे जब भी चाहे शामिल कर सकता है। क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। आगे देखिए, यह किसकी सलाह से करेगा राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सभी मंत्री हैं, मंत्री अपने पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। पद को धारण करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। इसका मतलब ही कि राष्ट्रपति जब भी चाहेगा मंत्री को हटा सकता है या निलंबित कर सकता है या उसके पद से पदच्युत कर सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। अगला टॉपिक आपको देंगे, मंत्रियों की नियुक्ति को पढ़ें। अब देखेंगे मंत्री की योग्यता। इनको मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। मंत्रियों की योग्यता। पहला बात तो मंत्री बनने के लिए दोनों सदन में से किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब सुनिए, वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम 25 वर्ष, और यदि राज्यसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम
35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा वाला, वह भारत का नागरिक हो। भैया सोचिए, वह किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। यह बात तो नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देते हैं, भारत का नागरिक हो। सोचिए यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो वह लोकसभा का या तो राज्यसभा का चुनाव कैसे लड़ा होगा? लोकसभा या तो राज्यसभा का चुनाव कैसे लड़ा होगा? यह बच्चे वाली बात है। वह भारत का नागरिक हो, का हो? भारत का नागरिक हो। हाँ, अगला वाला, पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। इस शब्द का हमने अर्थ पिछले जो वीडियो बनाए हैं या पिछली आप लोगों को क्लास दिए हैं, उस क्लास में हर एक शब्द का चर्चा कर चुके हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं छूटा है जिसमें आपकी चर्चा न किए हो। तो चलिए देखिए, अब देखिए, क्या प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में मंत्रियों को नियुक्त करते समय मंत्री की योग्यता क्या देखता है या मंत्री की योग्यता होनी क्या चाहिए? तो उसमें पहला वाला पॉइंट है, वह किसी न किसी सदन का हो सदस्य हो, किसी न किसी सदन का हो सदस्य हो। यदि लोकसभा का हो तो 25 वर्ष और राज्यसभा का हो तो 35 वर्ष की आयु का कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा का हो तो 25 वर्ष और राज्यसभा का हो तो 35 वर्ष की आयु का कर चुका हो, मेरे दोस्त पूर्ण कर चुका हो। फिर वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। बताओ, पागल के मंत्री बना देंगे दोस्त, किसी पागल को मंत्री बना देंगे, पूरा वो बेच देगा, पूरा कारखानों में बेच बात के बराबर कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक और तथ्य है कि क्या यदि कोई सदस्य मंत्री बनना चाहे, कोई सदस्य मंत्री बनना चाहे और वह किसी भी सदन का सदस्य न हो तो क्या वह मंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है। आगे देखिए, क्या किसी भी सदन का आप सदस्य नहीं है परंतु आप मंत्री बनना चाहें तो मंत्री बन सकते हैं। कौन बना देगा? तो आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। देखिए समझिए, आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेंगे तब भी मंत्री बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? तो प्रधानमंत्री आपको क्या करेगा? बुलावा देगा। प्रधानमंत्री क्या करेगा? बुलाएगा कि आइए आप इस मंत्री परिषद में क्या हुई, शामिल होइए, और आपको एक कार्यभार दिया जाता है। मंत्री परिषद में आपको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मंत्री परिषद में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मतलब ही कि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तब भी आपको मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में, मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। परंतु क्या? परंतु 6 माह के अंदर, कमा के अंदर, 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। किसी न किसी सदन का सदस्य होना का है मेरे दोस्त, जरूरी है। कोई दिक्कत? कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। जब आप क्या बन गए हैं? मंत्री बन गए हैं और मंत्री परिषद में शामिल हो गए हैं, तब आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तब भी मंत्री बन सकते हैं, परंतु 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का आपको सदस्य होना जरूरी रहेगा। जैसे स्मृति ईरानी का नाम सुने होंगे, सुषमा स्वराज का नाम सुने होंगे और आपके निर्मला सीतारमण का नाम सुने होंगे। ये लोग किसी भी सदन के एक बार सदस्य नहीं थी, इनको शिक्षा मंत्री एक बार बनाया गया था और किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, तब
सोच लीजिए, उस समय बनाया गया था। आगे चलिए देखते हैं। आप लोगों का सवाल है कि क्या कोई भी सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तब भी मंत्री बन सकता है? तो हाँ, ऐसे सदस्य का नाम बताऊंगा, जैसे आपके स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी, इसके बाद निर्मला सीतारमण, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री आपके रह चुके हैं माननीय मनमोहन सिंह जी, वो अभी राज्यसभा के सदस्य थे 2004 वाले में, 2004 में राज्यसभा के सदस्य थे, परंतु उनको मंत्री भी बनाया गया और प्रधानमंत्री भी बनाया गया। यानी प्रधानमंत्री, सोचिए पूरे मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है या प्रधान होता है। चलिए आगे, अब आपको जो मिलेगा मंत्री की शपथ या मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों की शपथ। आपके मंत्री परिषद में मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्त? शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या इनको शपथ दिलाने में राष्ट्रपति किसी अनुच्छेद का प्रयोग करता है? तो नहीं, यह अनुसूची नंबर 3 के अनुसार दिलवाता है। किसके अनुसार दिलवाता है? अनुसूची 3 के अनुसार दिलवाता है। अनुसूची नंबर 3 के अनुसार, देखिए अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ दिलवाता है। किसको? तो पूरे मंत्री परिषद में जितने मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, पूरे मंत्री परिषद में जितने मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, अनुसूची नंबर 3 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करता है। किसको? तो मंत्रियों को। किसको? मंत्रियों को। यह मंत्री कहां पर जाएंगे? मंत्री परिषद में जाते हैं। कहां जाते हैं? मंत्री परिषद में जाते हैं। मंत्री परिषद में नियुक्त हुए मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? नहीं, किसी अनुसूची के तहत। हाँ, कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाता है। और शपथ किसकी दिलाता है? तो वह पद की गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोपनीयता की शपथ, पद के गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। लेकिन जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है तो संविधान के संवर्धन की शपथ दिलाई जाती है, न कि पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो मंत्रियों को अनुसूची नंबर 3 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और यह मंत्री कहां पर शामिल होते हैं? तो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। कहां शामिल होते हैं? मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। और ये सभी पद के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? तो पद के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब देखिए आगे कोई समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे जब समझ में आ गया तो अब आपको पढ़ेंगे मंत्री के प्रकार। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। कि राष्ट्रपति जो मंत्रियों को नियुक्त करता है, अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। मंत्रियों के प्रकार, चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को बताया है का। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रियों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? मंत्रियों के प्रकार।
इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार या मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो मंत्री जो होते हैं मेरे दोस्त, वह देख लेते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट लिखिए प्रकार, डायरेक्ट क्या देखेंगे? प्रकार, मंत्रियों के ही प्रकार ना है। चलिए देखते हैं। यह मान लीजिए आपका क्या है, एक बड़ा सा घर है। यह एक बड़ा सा का है घर, इसमें आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलेगी। उसी प्रकार से यह क्या है, एक बड़ा सा कमरा है। इसमें कितने प्रकार के मिलेंगे? मुख्य रूप से मंत्री कितने प्रकार के मिलेंगे? तो मुख्य रूप से मंत्री 4 प्रकार के, अरे 3 प्रकार के रहेंगे। एक को तो कंडीशनल केस में लाया जाएगा। यहां पर बैठेगा प्रधानमंत्री। यहां पर कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री, जो सबका बाप रहेगा, सबका का रहेगा? अध्यक्ष रहेगा या मुखिया रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद आपको कितने प्रकार के मंत्री मिलेंगे? मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री मिलेंगे। उसको देख लेते हैं। जो मुख्य रूप से मंत्री मिलेंगे उनको देख लेते हैं कि मुख्य रूप से मंत्री कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। लेकिन एक कंडीशनल केस में मंत्री लाया जाएगा, उस मंत्री को क्या कहेंगे? तो उसको भी देखते हैं। तो जो मुख्य रूप से मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मुख्य रूप से जो मंत्रियों की कैटेगरी चूज करता है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3। पहला वाला क्या रहती है? कैबिनेट मंत्री। पहला वाला कैबिनेट मंत्री। दूसरा वाला क्या होगा? राज्य मंत्री। दूसरा वाला राज्य मंत्री होगा। तीसरा वाला उप मंत्री। तीसरा वाला क्या मिलेगा? उप मंत्री। तीसरा वाला आपको जो मिलेगा उसको कहते हैं उप मंत्री। देखिए, किसी भी प्रकार के फैसला को लेने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। तथा कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की जो सहायता के लिए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपमंत्री। अब देखिए, किसी भी प्रकार के फैसला को लेने के लिए अपने मंत्रालय के एक मंत्रालय मिल गया, जैसे शिक्षा मंत्रालय या तो रेल मंत्रालय। ठीक है, रेल मंत्रालय का एक क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर होगा। क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। वह कैबिनेट मिनिस्टर एक क्या रखेगा? राज्य मंत्री रखेगा। और वह राज्य मंत्री अपनी सहायता के लिए एक क्या रखेगा? उपमंत्री रखेगा। तो सोचिए, इस प्रकार से पूरे मंत्री परिषद का आकार बड़ा हो जाता था। पूरे मंत्री परिषद का आकार क्या हो जाता था? बड़ा। तो आपको समझिए, एक मंत्रालय में, यानी हर एक मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं रसद विभाग वाला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, यह सभी जो होगा, यह पूरा जो होता है मेरे दोस्त, उसमें एक एक मंत्रालय में एक एक कैबिनेट मंत्री रखे जाते हैं। एक एक मंत्रालय में एक एक कैबिनेट मंत्री रखे जाते हैं, जो किसी भी प्रकार के फैसला को लेने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कौन? तो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी भी प्रकार के फैसले को लेने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कौन स्वतंत्र होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री किसी भी प्रकार के फैसलों को लेने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र। और इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन बनाया जाता है? राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन आता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन आता है? उप मंत्री आता है। कौन आता है? उप मंत्री। लेकिन सोचिए, कभी मान लीजिए रेल मंत्रालय का, रेल मंत्रालय का, रेल मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री है, रेल मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री जो है, वह कैबिनेट मंत्री क्या हो जाए? बीमार पड़ जाए, 10, 15, 20 दिन, महीने दिन के लिए क्या हो जाए? वह मंत्रालय में आए ही नहीं। तो उसके काम को कौन करेगा? उसके काम को जो करेगा उसको राज्य मंत्री के ही नाम से कहा जाएगा, परंतु उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। मतलब ही समझिए,
यही जो राज्य मंत्री है, यही राज्य मंत्री जो है एक अब स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। यही राज्य मंत्री रहेगा, लेकिन लिखा जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, यानी उसका जो कैबिनेट मंत्री है इस समय अनुपस्थित है, और कैबिनेट मंत्री के काम को, और कैबिनेट मंत्री के काम को कौन कर रहा है? राज्य मंत्री कर रहा है। इस कारण उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाएगा। जब कैबिनेट मंत्री के काम को राज्य मंत्री करे, जब कैबिनेट मंत्री के काम को राज्य मंत्री करे, तो उस समय राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। अब समझिए इसका मतलब, आपकी मान लीजिए शादी हो गई। क्या हो गई? शादी। जब आपकी शादी हो जाएगी और शादी हो गई है, उस समय आपकी पत्नी भी आ गई, तो मान लीजिए घर का मालिक कौन बन गई है? पत्नी। घर का मालिक कौन बन गई? पत्नी। जब घर का मालिक पत्नी बन गई तो कोई भी फैसला किसके हिसाब से लेंगे? पत्नी के हिसाब से। लेकिन एक आध डेढ़ दो महीना खातिर पत्नी कहाँ चली गई? अपने नैहर चली गई। और जब मेहरारू नैहर चली गई भैया, तब का हुई? गर्दा में अपन फैसला अपना ही लेवा। लेकिन जब थी वह पत्नी आपकी थी, तब वह उस समय कैबिनेट मंत्री थी, आप क्या थे? राज्य मंत्री, उसकी सलाह के लिए। ठीक है। लेकिन जब चली गई तो आप राज्य मंत्री होते हुए भी अपना फैसला स्वयं कर लेते हैं। राज्य मंत्री होते हुए भी अपना फैसला स्वयं कर लेते हैं, तब उस समय आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाएगा। और जब वही आपकी पत्नी आ जाएगी तो फिर से कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके हाथ में चली जाएगी? आपके पत्नी के हाथ में। तब उस समय आप क्या हो जाएंगे? राज्य मंत्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राज्य मंत्री हो जाएंगे। तो अब देखिए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री मुख्य रूप से तीन प्रकार, पहला वाला कैबिनेट मंत्री, दूसरा वाला राज्य मंत्री, तीसरा वाला उप मंत्री। लेकिन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन होता है? उप मंत्री। जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, क्या हो? अनुपस्थित हो, तो कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति को देखते हुए उसके कार्यकाल को करने के लिए राज्य मंत्री को एक अलग प्रकार के मंत्री के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। उस समय राज्य मंत्री किसी भी फैसले को लेने के लिए, उस समय राज्य मंत्री किसी भी फैसलों को लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मतलब 2017 में आपको अरुण जेटली मिले थे। अरुण जेटली 2017 में मिले थे और अरुण जेटली बने थे वित्त मंत्री। सोचिए उस समय वित्त मंत्री, जब वित्त मंत्री अपने किसके किडनी का ऑपरेशन करा रहे थे, उस समय जब वित्त मंत्री किडनी का ऑपरेशन करा रहे थे, उस समय उनका मंत्रालय खाली था। जब उनका मंत्रालय खाली था तो उस समय उनके मंत्रालय को कौन देख रहा था? तो वह जो अपने नीचे किसको? राज्य मंत्री को रखे होंगे, अपने नीचे राज्य मंत्री को रखे होंगे, वही उनके मंत्रालय को क्या कर रहा था? देख रहा था। कोई दिक्कत? तो आगे चलिए। जब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिला लेंगे तो इन्हीं को 1 2 3 कैबिनेट मंत्री को, राज्य मंत्री को और उप मंत्री को संयुक्त रूप से मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को संयुक्त रूप से, किस रूप से? संयुक्त रूप से मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं और उप मंत्री राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, उस स्थिति में किसी भी प्रकार के फैसलों को लेने का काम करता है राज्य मंत्री। तब उस समय कंडीशनल केस में इसे किसको? राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। अब देखिए
तीनों प्रकार के मंत्री को जब एक स्थान पर रख देंगे, तीनों प्रकार के मंत्री को जब एक स्थान पर रख देंगे तो उसे किसके नाम से जाना जाता है? मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, हमको बताइए, किसी भी प्रस्ताव को यदि पारित किया जाएगा तो इतने लोगों से गचपच हो जाएगा। गचपच का मतलब ही कि कितने कैबिनेट मंत्री को देखा जाएगा या कितने पूरा मंत्री परिषद में प्रस्ताव को दिखाया जाएगा। इस कारण कहा गया क्या कि इसमें से जो खाली निर्णय लेने वाले मंत्री हैं उनको अलग कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अलग कर लिया जाए। तो देखिए, निर्णय लेने वाले जो मंत्री हैं कौन है? तो निर्णय लेने वाले जो मंत्री हैं मेरे भैया, केवल कैबिनेट मंत्री हैं। निर्णय लेने वाले जो मंत्री हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। तो आगे देखिए, यह हमारी क्या है? मंत्री परिषद है। यह हमारी क्या है? मंत्री परिषद। इसका मुखिया क्या है? प्रधानमंत्री है। इसका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 इसमें बैठे हैं केवल कैबिनेट मंत्री। इसमें कौन बैठे हैं? कैबिनेट मंत्री। देखिए, इसमें केवल रहेंगे कैबिनेट। यहां पर लिखने से अच्छा यहीं पर लिखें। इसमें कौन रहेगा? केवल कैबिनेट रहेगा। इसमें कौन रहेगा? कैबिनेट। इसमें क्या रहेगा? राज्य मंत्री रहेगा। इसमें क्या रहेगा? राज्य मंत्री। इसमें क्या रहेगा? उपमंत्री रहेगा। इसमें क्या रहेगा? उपमंत्री। लेकिन सोचिए, जब राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जिसे स्वतंत्र प्रभार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वतंत्र प्रभार के नाम से। यह हमने आपको बता दिया। स्वतंत्र प्रभार के नाम से कब जाना जाता है? जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, उस समय राज्य मंत्री को ही किसके नाम से जाना जाएगा? स्वतंत्र प्रभार के नाम से। लेकिन हमने बताया है कि खाली फैसला लेते हैं। फैसला लेने का जिम्मेदारी या फैसला लेते कौन है? फैसला कौन लेता है? फैसला लेने का काम कौन करता है? तो फैसला लेने का काम केवल कैबिनेट मंत्री करता है। कौन करता है? केवल कैबिनेट मंत्री करता है। तो सोचिए, अब किसी भी प्रस्ताव को पारित करवाने से पहले पूरे मंत्री परिषद को दिखाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगी। इस कारण यह कहा गया कि जो खाली फैसला लेने वाला है उसी को दिखा दीजिए। कोई दिक्कत? तो इससे अलग हटकर यह संयुक्त रूप से क्या कही जाती है? संयुक्त रूप से इसे मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। लेकिन कहा गया कि जो फैसला लेने वाले हैं, जो फैसला लेने वाले हैं, इनको खाली अलग कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अलग। तो फैसला कौन कौन लेता है? तो फैसला लेने में आता है एगो प्रधानमंत्री आता है। अगला वाला बात, एक कौन आता है? कैबिनेट मंत्री आता है। कौन आता है? कैबिनेट मंत्री आता है। और कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहेगा तब कौन आएगा? स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएगा। कौन आएगा? स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएगा। तो समझिए, मंत्री परिषद से कैबिनेट मंत्री को और स्वतंत्र प्रभार मंत्री को लेकर, कैबिनेट मंत्री को लेकर सीधा सीधा कहीं स्वतंत्र प्रभार को नहीं भी लेंगे तब भी मंत्री परिषद से केवल कैबिनेट मंत्री ले लेंगे तो यह मंत्रिमंडल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मंत्रिमंडल के नाम से। ओवरऑल हमारे संविधान में मंत्री परिषद शब्द की चर्चा है, न कि मंत्रिमंडल शब्द की। ठीक है, लेकिन हम अपने कार्य को सरल करने के लिए, हमारी जो संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली है, अपने कार्य को सरल करने के लिए, क्या करने के लिए? सरल करने के लिए किसमें से? मंत्री परिषद से केवल कैबिनेट मंत्री को उठाकर लाई। किसको लाई? कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री को उठाकर लाई और कैबिनेट मंत्री में और कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया, क्योंकि यही हर एक मंत्रालय का होता था? मुखिया होता था। यही हर एक कैबिनेट मंत्री जो होता है अपने मंत्रालय का होता है? फैसला लेने का अधिकारी होता है। इस कारण जो कैबिनेट मंत्री है, इस कारण जो कैबिनेट मंत्री है
उस सभी कैबिनेट मंत्री को उठाकर एक स्थान पर रखा गया और उसे एक शब्द में मंत्रिमंडल के नाम से बुलाया गया। किसके नाम से बुलाया गया? मंत्रिमंडल के। इसमें का जितना कैबिनेट मंत्री रहेगा सभी उठ कर आएगा और वह किसके नाम से बुलाया जाएगा? मंत्रिमंडल के नाम से बुलाया जाएगा। तो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। अब सुनिए, मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का भी मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक की ओर। आज प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी गई मंत्री परिषद का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे मंत्री परिषद को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे और अगले दिन हम प्रधानमंत्री को स्पेशल पढ़ा देंगे क्लास में। अगले दिन की जो क्लास रहेगी मेरे दोस्त केवल प्रधानमंत्री के लिए रहेगी। चलिए देख लेते हैं कुछ जो पॉइंट इसमें यदि छूट गया होगा इस मंत्री परिषद में, उसको भी हम प्रधानमंत्री में शामिल कर बता देंगे। चलिए आगे देखिए, अब क्या देखेंगे? तो मंत्री परिषद क्या काम करेगी या मंत्रियों का कार्यकाल देख लेते हैं। मंत्रियों का कार्यकाल, मंत्रियों का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल। मंत्रियों का कार्यकाल सामान्यतः क वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्य रूप से, परंतु 5 वर्ष से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। इन्हें किसके? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व किसका? तो मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो उसको देखते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यदि लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। लोकसभा का हो गई? भंग हो गई। या तो लोकसभा विश्वास मत खो देती है। क्या खो देती है? विश्वास मत खो देती है। जब विश्वास मत खो देगी कौन? लोकसभा। जब लोकसभा विश्वास मत खो देगी तो सरकार का हो जाएगी? गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो आपका प्रधानमंत्री भी क्या होगा? हट जाएगा। जब प्रधानमंत्री हट जाएगा तो मंत्री परिषद भी नहीं रहेगी। सोचिए, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि जब लोकसभा भंग होगी तो लोकसभा अपना विश्वास मत खो देगी। जब विश्वास मत खो देगी तो कोई भी सरकार रहेगी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और जब सरकार गिरेगी तो प्रधानमंत्री भी हटेगा अपने पद से। प्रधानमंत्री ही किसका गठन किया था? मंत्री परिषद का। जब प्रधानमंत्री हट गया तो यह मंत्री परिषद क्या है? जब प्रधानमंत्री हट गया तो यह मंत्री परिषद का है। सोचिए, आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। विश्वास मत जब खो देगी कौन? मंत्री परिषद, तो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। और क्या होगी? मंत्री परिषद भी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या क्या? तो मंत्री परिषद भी भंग होगी और लोकसभा भी भंग हो जाएगी। किस स्थिति में? तो विश्वास मत खो देने की स्थिति में। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे मेरे दोस्त।
अगला टॉपिक क्या है तो उसको देखते हैं। टॉपिक लास्ट रहेगा मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। किसकी? तो मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली किसकी कार्य प्रणाली? मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली, यानी मंत्रिपरिषद का काम करेगी इसको देखेंगे। तो जो मंत्रिपरिषद कार्य करेगी उसको देख लेते हैं। प्रत्येक सप्ताह में एक बार बैठक करेगी। मंत्रिपरिषद का काम है सप्ताह में एक बार बैठक, सप्ताह में एक बार बैठक, सप्ताह में एक बार बैठक। जब बैठक होगी तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इसमें फैसला लेने की जिम्मेदारी जो होगी, फैसला कौन लेगा? तो कैबिनेट मंत्री लेंगे। कौन लेंगे? कैबिनेट मंत्री। यदि हम आपको एक ही शब्द में कहें कि फैसला लेने का काम मंत्रिमंडल करेगी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यही सभी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। कहां शामिल किए जाते हैं? तो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वे सभी कहां शामिल किए जाते हैं? तो वे सभी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली में हमने देखा कि सप्ताह में एक बार का होगी, बैठक होगी। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और उसमें जो फैसला लेने की जिम्मेदारी होगी किसको होगी? कैबिनेट मंत्री को होगी। किसको होगी? कैबिनेट मंत्री। सोचिए, यदि कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री को ही जिम्मेदारी रहेगी। किसको रहेगी? राज्य मंत्री को। लेकिन उसे स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए देख लेते हैं। जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली का निर्णय करेगा, उस समय निर्णय करने का काम सबसे अच्छी प्रकार से कोई करेगा तो कैबिनेट मंत्री करेंगे, या एक शब्द में कहें कि मंत्रिमंडल करेगी। अब कोई दिक्कत? अब देखिए, जब झगड़ा हो जाएगा इन तीनों में तो विवाद की स्थिति में, तीसरा वाला विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में तीनों संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। तीनों संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। विवाद की स्थिति में तीनों संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। तीनों कौन? तो संयुक्त रूप से लेंगे। तीनों कौन कौन? तो पहला वाला कैबिनेट मंत्री, पहला वाला कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद आएगा उप मंत्री। ये सभी संयुक्त रूप से क्या करेंगे? फैसला लेंगे। कब? जब मंत्रिपरिषद में विवाद हो जाएगा। सोचिए, मंत्रिमंडल में तो विवाद ही नहीं होगा, विवाद ही नहीं होगा, क्योंकि न ही उसमें राज्य मंत्री है और न ही उसमें उप मंत्री है। जब राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल में विवाद नहीं होगा। और जब कभी भी मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली में विवाद हो जाएगा तो तीनों साथ में क्या करेंगे? फैसला लेंगे। आशा करता हूं मेरे दोस्त आज का क्लास, आज की जो कक्षा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक में। केवल प्रधानमंत्री के लिए बनेगा क्लास, और जो कक्षा आगे की रहेगी उसमें कुछ मंत्रिमंडल का टॉपिक यदि छूट गया होगा, मंत्रिपरिषद का टॉपिक छूट गया होगा, जहां तक आशा है कि हमने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। मिलेंगे अगले दिन। यदि छूट भी गया होगा तो उसको हम बताने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। लेकिन अगले दिन जो पूरी कक्षा रहेगी केवल प्रधानमंत्री के लिए रहेगी,
छूटी हुई जो बात रहेगी उसको आगे बता देंगे, क्योंकि आपकी यह क्लास लंबी होने वाली है। इसलिए हम क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर रोकने का काम करते हैं और अगले दिन मिलेंगे, प्रधानमंत्री और छूटे हुए कार्य यानी मंत्री परिषद को पूरा करेंगे और अगले दिन प्रधानमंत्री विशेष पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए, नमस्ते।